हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और सारे एग्रीकल्चर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करके जो भी हमारी यूट्यूब चैनल में वीडियोस आती है उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, आप आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन अ टेस्ट सीरीज फॉर टुडे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एसेंशियल ऑयल्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम। तो जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आर लेंटिकल्स, पेरिडोम, ऑयल ग्लैंड्स या फिर बार्क। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनिटेशन इज बोथ टाइम एंड स्पेस इज नोन एज। अब जो एनिटेशन होता है वो क्या होता है कि जब भी हम इंटरक्रॉप्स लगाते हैं, जैसे अगर हमारे पास 2 इंटरक्रॉप्स है, ठीक है, उन दोनों ही इंटरक्रॉप्स के बीच में जो भी कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होगा, मतलब कि 2 इंटरक्रॉप्स के जो भी 2 इंटरक्रॉप्स होंगे वो एक दूसरे के पूरक होंगे, तो वो एनिडेशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं मिक्स्ड क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग या फिर इंटरक्रॉपिंग। तो जो एनिडेशन इन बोथ टाइम एंड स्पेस इज नोन एज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इंटरक्रॉपिंग। ऑलराइट, next question is, some plants have capacity to produce new stems from the adventitious buds formed from their roots, they are called। अब कुछ प्लांट्स की ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो न्यू स्टेम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स में से। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर ट्यूबर्स, सकर्स, बल्ब्स या फिर ब्रैक्ट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीड क्रॉप्स ऑफ कोरिएंडर शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन। अब आपको स्टेज बतानी है कोरिएंडर को हार्वेस्ट करने की। ठीक है, ऑप्शंस आर 50% टर्न येलो, अगर जो कोरिएंडर की जो लीव्स होती हैं अगर वो 50% अगर येलो हो जाती है तब हमें उन्हें हार्वेस्ट करना चाहिए, या फिर 70% टर्न येलो या फिर 10% टर्न येलो, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 50% टर्न्स येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफॉर्मल स्टाइल गार्डन। तो इनफॉर्मल आपको बताना है। ठीक है, जो इनफॉर्मल टाइप का गार्डन है वो कौन सा है आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आर रॉक गार्डन, इंग्लिश गार्डन, फ्रेंच गार्डन या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इंग्लिश गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइसिनेस इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू। अब जो कॉलीफ्लावर में राइसिनेस होता है वो किसकी वजह से होता है? अब राइसिनेस का क्या मतलब है? इट मीन्स प्रीमेच्योर इनिशिएशन ऑफ फ्लोरल बड्स। ठीक है, जैसे अगर कॉलीफ्लावर में पहले ही टाइम से पहले ही इनिशिएशन हो जाता है फ्लोरल बड्स का, जो भी फ्लोरल बड्स उसमें आती हैं वो पहले ही आ जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसका आने का, बट वो उस टाइम पीरियड से पहले ही अगर आ जाएंगी तो हम उसको बोलते हैं राइसिनेस। ठीक है, और वो किस कारण से होती है? ऑप्शंस आर अनफेवरेबल टेम्परेचर, कैल्शियम डेफिशिएंसी, वाटर लॉजिंग कंडीशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अनफेवरेबल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडिबल पोर्शन ऑफ कॉलीफ्लावर इज। आपको बताना है एडिबल पोर्शन कॉलीफ्लावर का। ऑप्शंस आर मॉडिफाइड स्टेम, लीव्स, फ्लावर बड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मॉडिफाइड स्टेम। तो जो एडिबल पोर्शन होगा कॉलीफ्लावर का उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेम। Vegetables are not rich in which content? Options are proteins, minerals, fats and carbohydrates. The correct answer is option C, that is fat. तो vegetables में fat ज़्यादा नहीं होता है. It is not the rich content of fats. 1621 hybrid rice for commercial production was first evolved in. तो जो 1621 हाइब्रिड राइस है उसका फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ था? ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना,
जापान या फिर यूएसए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज चाइना। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैक्टीरियल कॉलोनी इज नोन एज। बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर स्पोर, ooze, माइसीलियम या फिर हाइफे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ooze। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास। अब जो आपका सिलेबस है वहाँ पे एनवायरनमेंट का भी कुछ पोर्शन है, ठीक है, एनवायरनमेंट का भी कुछ पोर्शन है, तो फिर हमने इस टेस्ट सीरीज में एनवायरनमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब पास हुआ था? ऑप्शंस आर 1984, 1986, 1988 या फिर 1990। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1986। Which of the following is abiotic component of environment? यहाँ पे आपसे पूछा है which of the following is a biotic, ठीक है, ये और ये बायोटिक, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? बायोटिक कंपोनेंट बताना है। ऑप्शंस आर प्लांट, सॉइल, वाटर, लाइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्लांट। तो आपको पता होगा कि दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं हमारे, एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक में क्या क्या आता है? जैसे सॉइल, लाइट, वाटर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है ना। और बायोटिक कंपोनेंट में क्या आएगा? प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब। तो यहाँ पे हमें बायोटिक कंपोनेंट पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। अब आपको यहाँ पे ना एबायोटिक बताना है, लास्ट क्वेश्चन में क्या करना था? बायोटिक बताना था, यहाँ पे एबायोटिक बताना है। ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, एनिमल, मिनरल्स या फिर ह्यूमंस। तो ये करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज मिनरल्स, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया, एनिमल्स और ह्यूमंस ये तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है। ऑप्शंस आर वाटर, मिनरल्स, एयर एंड ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वाटर, मिनरल्स और एयर ये सभी तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शंस आर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक वेलफेयर ये दोनों ही इंक्लूड होते हैं। नेम पेस्टिसाइड विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो आपको बताना है ऐसा पेस्टिसाइड जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जो कि एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं कर रहा हो, है ना। ऑप्शंस आर केमिकल पेस्टिसाइड्स, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स, यूरिया या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नीम बेस्ड पेस्टिसाइड। नेम एनिमल्स दैट हेल्प इन बायो कंपोस्टिंग। ऐसे एनिमल्स आपको बताना है जो कि बायो कंपोस्टिंग में हेल्प करते हैं। ऑप्शंस आर कैटल्स, अर्थवॉर्म्स, कैमल या फिर बोथ ए एंड बी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। मतलब कि बायो कंपोस्टिंग में कौन से एनिमल्स हेल्प करते हैं? कैटल्स हेल्प करते हैं और अर्थवॉर्म्स हेल्प करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स आवर 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है उसको लो करने का, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने का मेजर कॉज कौन सा है? कारण आपको बताना है। ऑप्शंस आर अर्बनाइजेशन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यूज ऑफ HYV सीड, दैट इज हाई यील्ड वैरायटी सीड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों है, अर्बनाइजेशन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन और HYV सीड्स को यूज करना, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करना, ये सारे ही एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं। ऑलराइट, 19th क्वेश्चन इज
How many industries have been identified by Central Pollution Control Board as significant polluters? तो कितनी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने एज अ सिग्निफिकेंट पोल्यूटर्स? ऑप्शंस आर 14, 17, 19 एंड 21. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 17. So last question of our test series is what are the factors responsible for global warming? अब global warming के लिए कौन से factors responsible हैं? Options are burning of fossil fuel, deforestation, farming या फिर all of the above. The correct answer is all of the above. तो तीनों ही, जैसे burning of fossil fuel, deforestation, farming, ये तीनों ही responsible होते हैं for the global warming. That is, जो ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ना. तो ये तीनों ही इसके कारण थे. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. एट लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे. आप गूगल प्ले से आखलेन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.